के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इतिहास का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है आपका भौगोलिक खोजें। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल थ्योरी पढ़ेंगे पहले, यानी कि आपके किताब में जो भी थ्योरी दिया गया है पहले पूरे थ्योरी को पढ़ेंगे, पूरे किताब को पढ़ेंगे, आपको एक एक बात को समझा कर पढ़ाएंगे। और जैसे ही किताब का जितना भी बातें आपका ख़त्म होता है उसके बाद मैं आपका जितना भी इसका प्रश्न उत्तर बनता है, क्वेश्चन आंसर जितना भी होगा वो सभी करवाऊँगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे, वो सभी प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चैप्टर 1 चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का आपका नाम है भौगोलिक खोजें। ठीक है, चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए भौगोलिक खोजें क्या है। सबसे पहली बात आती है कि हम लोग भौगोलिक खोजें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है, तो हम लोग यह जानेंगे कि भौगोलिक खोजें है क्या। सबसे पहले जानेंगे कि भौगोलिक खोजें जो है वो क्या है। देखिए लिखेंगे कि दुनिया के उन सभी क्षेत्रों, मार्गों या भूभागों का पता लगाना जिनके बारे में पहले जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उसे ही भौगोलिक खोज कहा जाता है। ठीक है, देखिए दुनिया के उन सभी क्षेत्रों को, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई रास्ता हो, चाहे कोई भूभाग हो, ठीक है, यानी कि कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, कोई भी भूभाग हो जिससे जिससे यानी कि लोगों को उसके बारे में उस खोज के पहले जानकारी नहीं होती है, उसे ही कहा जाता है भौगोलिक खोजें। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से भारत के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए क्या है कि भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाला जो देश था वो स्पेन और पुर्तगाल था। ठीक है, भौगोलिक खोज को शुरुआत करने वाला दो देश था, जिस देश का नाम था स्पेन और पुर्तगाल। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछेगा कि भौगोलिक खोजों को शुरुआत करने वाला देश कौन था या कौन कौन से थे। ठीक है, तो आपको मानना है स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, चलिए देखिए मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो भी प्रश्न वो आपको मैं बगल में स्क्रीन में लगा भी दूंगा। ठीक है, और नीचे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर किसी को पीडीएफ मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आपको इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी का भी पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ आपका प्रश्न उत्तर जितना भी होगा उस सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका कहा कि स्पेन और पुर्तगाल भौगोलिक खोजों की प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी देशों से पिछड़ते चले गए। देखिए जो शुरुआत करने वाला जो देश था कौन था, तो स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल यही शुरुआत किया था भौगोलिक खोजों में। भौगोलिक खोज को शुरुआत किया था स्पेन और पुर्तगाल, और यही दो देश क्या हुए कि धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। कौन से देश से पिछड़ रहे थे, यह बात आपको याद रखना है। कौन से देश से ये दोनों पिछड़ रहे थे, स्पेन और पुर्तगाल किस देश से पिछड़ रहे थे। ठीक है, तो वो देश था इंग्लैंड था, फ्रांस था और जर्मनी था। ठीक है, इन्हीं देशों से यह क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। आगे देखिए इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी को भौगोलिक खोजों में अधिक सफलता मिली। इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस और जर्मनी को, इन सभी देशों को क्या हुआ कि भौगोलिक खोजों में सबसे अधिक सफलता मिली। ठीक है, आगे है कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। कि विश्व के शुरुआती सभ्यताओं से ही कि शुरुआती सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर एक संपर्क का कारण एक दूसरे का बना रहा है। आगे कि प्राचीन एवं मध्यकाल में व्यापार के लिए मार्गों का प्रयोग यूरोप एवं एशिया के मध्य किया जाता था। देखिए कि प्राचीन एवं मध्यकाल में कब किस बात कर रहा है, तो प्राचीन एवं मध्यकाल की बात कर रहा है। प्राचीन और मध्यकाल में व्यापार के लिए यूरोप एवं एशिया के मध्य किया जाता था। जो रास्ते का उपयोग किया जाता था वह रास्ता था यूरोप एवं एशिया से होकर के जाता था। ठीक है,
आगे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका तथा एशिया में अन्य हिस्से में जल जीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। ठीक है, देखिए क्या कहा था कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया तथा एशिया के कुछ हिस्से हो गए, इन पर जीवन तो विद्यमान था, यानी कि यहाँ पर मनुष्य तो रह रहे थे, लेकिन शेष विश्व से इनका लगाव जो था वो नहीं था। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों का कारण यही रहा था कि जिसका जो है कि शेष विश्व से जिनका जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है, वहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन फिर भी उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उन सभी को खोजना और एक दूसरे से मिलाना। देखिए, नोट में एक बात लिखेंगे कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो, एक पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम था मार्को पोलो। लिखेंगे, पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला इसका जो पॉइंट बनता है आपके चैप्टर का, वो बनता है कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास। ठीक है, चलिए इसको हम जानेंगे। यह सामंती प्रवृत्ति का काल था। देखिए, मध्यकालीन की अगर हम बात करें, पूछेगा कि जो मध्यकाल है वो कैसा काल था, तो यह सामंती प्रवृत्तियों का काल था। ठीक है, सामंती प्रवृत्ति कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, सामंती प्रवृत्ति का मतलब जैसे कि अगर कोई ज़मीन है, ठीक है, वह ज़मीन है, तो उस ज़मीन का जो है अगर आपका ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें जितना भी अन्न उपजाएंगे, चाहे कोई भी फसल हो, अगर वो फसल आप उपजा रहे हैं, तो उस फसल का मालिक क्या होता था कि राजा होता था, आप नहीं होते थे। उस फसल का मालिक राजा होता था। अब राजा के ऊपर निर्भर करता था यह बात कि आपको कितना उस खेत में से आपको अन्न देना है और कितना नहीं देना है। आप अन्न उपजाएंगे, ठीक है, लेकिन उस पर आपका हक नहीं होगा, उस पर आपका अधिकार नहीं होगा, उस पर पूरा का पूरा अधिकार होगा राजा का। ठीक है, यही होती थी सामंती व्यवस्था। आगे कि इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का कोई भी एक स्वरूप मानवीय था। ठीक है, मध्यकाल में कोई भी व्यापार एवं वाणिज्य गतिशील नहीं था, कोई भी व्यापार जो है गति में नहीं था, गतिशील नहीं था। ठीक है, और ना ही कोई धर्म का स्वरूप जो है मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास से भरा हुआ था। मध्यकाल में